माओ जेडोंग दलाई लामा को कहते हैं, धर्म जहर है, इसमें दो बड़े दोष हैं, ये नस्ल को कमजोर करता है और दूसरा ये देश की प्रगति को रोकता है। चाइना दलाई लामा को ढूंढने के लिए अपनी मिलिट्री और प्लेन्स भेजता है। 19 साल के दलाई लामा काला कोट और राइफल टांग लेते हैं कंधे पर, अपना भेष बदलकर चाइनीज मिलिट्री से बचकर भागने के लिए। उन्हें 14 दिन लगे हिमालय की पहाड़ियों पर, जिसके बाद उन्होंने इंडिया का बॉर्डर क्रॉस किया। चाइना का टॉर्चर तिब्बत के लोगों पर बहुत बढ़ जाता है। 1 मिलियन तिब्बत के लोग मारे जाते हैं, फेमिन आता है, भुखमरी फैलती है। तिब्बत चाइना का न्यूक्लियर वेस्ट डंपिंग ग्राउंड बन जाता है। कुछ लोग गोली और ओवरवर्क से मरते हैं, तो कुछ भूख और बीमारी से। दलाई लामा ने जैसे ही तिब्बत के अगले पेंशन लामा को अनाउंस किया, जो एक 6 साल का बच्चा था, चाइना उस बच्चे को उसके परिवार के साथ किडनैप कर लेती है। तिब्बत हिमालय के पहाड़ियों के नॉर्थ में 1.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये सी लेवल से 4500 मीटर्स की हाइट पर है और इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि तिब्बत में लोग प्री हिस्टोरिक टाइम से रह रहे हैं, लेकिन इसकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री शुरू होती है अराउंड 500 BC के आसपास, जैंग यूंग किंगडम से, जो बाद में तिब्बतियन किंगडम्स का बेस बना, और यहाँ से बौद्ध धर्म की भी शुरुआत हुई, जो तिब्बत का इंडिजीनियस रिलीजन है। फिर 7th सेंचुरी में एक बड़ा नाम सामने आया, किंग सोंगत्सेन गेम्पो का। इन्होंने तिब्बत को यूनिफाई किया और बुद्धिज्म को प्रमोट किया। इसके अलावा तिब्बतियन स्क्रिप्ट भी इंट्रोड्यूस की, जिसे उनके एक मिनिस्टर थॉनमी संबोता ने बनाया था। इस टाइम को तिब्बत का गोल्डन एज बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम में तिब्बतियन एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ और सेंट्रल एशिया तक इनका इन्फ्लुएंस फैल गया। बुद्धिज्म का स्प्रेड भी तेजी से हुआ और कई सारे मोनेस्ट्रीज बनाए गए। फिर 8th सेंचुरी में ट्राइसोंग डेट्सन ने रूल किया और एम्पायर को और भी एक्सपेंड किया। इन्होंने इंडिया के बुद्धिस्ट मास्टर पद्म संभवा को तिब्बत में इनवाइट किया, बुद्धिस्ट टीचिंग्स को प्रमोट करने के लिए। देखिए, तिब्बत में 42 किंग्स ने रूल किया है, लेकिन मैं सिर्फ उन किंग्स के बारे में बात करूंगा जिनकी वजह से तिब्बत के ऊपर गहरा असर पड़ा है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। साल 815 में ट्रित्सुक डेट्सन एके किंग राल्पाचन ने रूल किया और तिब्बत एम्पायर और बुद्धिज्म को पीक पर ले गए। साल 838 में उनके भाई लैंगडरमा ने उनको मार दिया और खुद किंग बन गया। लैंगडरमा ने अपने दूसरे भाई लहासेत सांगमा को भी एग्जाइल में भेज दिया। लैंगडरमा बुद्धिज्म के अगेंस्ट था, उसने बहुत सारी बुद्धिस्ट मिनिस्ट्रीज को तोड़वा दिया। इस टाइम पर तिब्बत में बुद्धिज्म का काफ़ी डिक्लाइन हुआ। फिर लैंगडरमा के मरने के बाद एम्पायर का फ्रेगमेंटेशन पीरियड आया और छोटे छोटे किंगडम्स और रीजनल वारलॉर्ड्स का तिब्बत में कंट्रोल हो गया। साल 1240 में चंगेज खान के ग्रैंडसन गोदान खान ने तिब्बत को इन्वेड किया। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। गोदान खान ने तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर और बुद्धिस्ट स्कॉलर साक्य पंडिता को अपनी कोर्ट में बुलाया। उनसे बात करके वो इतना इंप्रेस हुआ कि बाद में उसने खुद बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया, और इनफैक्ट वो शुरुआत थी बुद्धिज्म की मंगोलिया में। और आज मंगोलिया की 51% पॉपुलेशन बुद्धिज्म को मानती है, और यहाँ से तिब्बत में साक्य रूल की शुरुआत हुई मंगोलियंस के अंडर। तिब्बत में दलाई लामा टाइटल सबसे बड़े स्पिरिचुअल लीडर का होता है। 1642 में 5th दलाई लामा ने मंगोल सपोर्ट के साथ तिब्बतियन गवर्नमेंट सिस्टम सेटअप किया, जिसे गंडेन फोड्रंग कहा जाता है। तब से दलाई लामा की पोजीशन और पावर स्पिरिचुअल मामलों के साथ साथ पॉलिटिकल मामलों में भी सबसे ऊपर हो गई। ये वो टाइम था जब तिब्बत एज अ कंट्री यूनिफाई हुआ तिब्बतियन गवर्नमेंट कंट्रोल में। 5th दलाई लामा ने पोताला पैलेस भी बनवाया, जो तिब्बत का आइकॉनिक सिंबल है। पहले दलाई लामास का विंटर पैलेस होता था, अभी इसे म्यूजियम बना दिया है। उधर चाइना में साल 1912 में किंग डायनेस्टी का कोलैप्स हुआ।
माओ जेडोंग ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को सेटअप किया और साल 1943 से एज अ पार्टी चेयरमैन चाइना को लीड किया। सितंबर 1949 में चाइना ने ईस्टर्न तिब्बत को इन्वेड किया। इस क्राइसिस के बीच में तिब्बत ने 17 नवंबर 1950 को तेंजिन ग्यात्सो को 16 साल की उम्र में 14 दलाई लामा बना दिया, जो अभी करंट दलाई लामा है। हुआ ये था कि 13 दलाई लामा की डेथ 1933 में हो गई थी और तिब्बत में माना जाता है कि दलाई लामा की डेथ के बाद रीइंकार्नेशन होता है एक नई बॉडी में। तो जब तेंजिन ग्यात्सो 2 साल की उम्र के थे तो उनको दलाई लामा सर्च पार्टी ने रिकॉग्नाइज किया था कि ये नेक्स्ट दलाई लामा होंगे, लेकिन उनके बड़े होने के बाद वो टाइटल मिलेगा। जब चाइना ने अटैक किया तब ऑफिशियली कोई लीडर नहीं था तिब्बत का, इसलिए इमरजेंसी में तेंजिन ग्यात्सो को 16 साल की उम्र में दलाई लामा का टाइटल दे दिया। उसके बाद 23 मई 1951 को तिब्बतियन डेलीगेशन चाइना गया तिब्बत के फ्रीडम की बात करने के लिए, लेकिन चाइना ने उन्हें 17 पॉइंट एग्रीमेंट दिया और कहा कि इसे साइन करो, नहीं तो इमीडिएट मिलिट्री ऑपरेशन होगा बाकी बची हुई तिब्बतियन टेरिटरी पर, जैसे ईस्टर्न तिब्बत पर हुआ है। डेलीगेशन को मजबूरन साइन करना पड़ता है। उन्हें मौका नहीं मिला लासा, जो तिब्बत की कैपिटल है, वहां गवर्नमेंट से कंसल्ट करने का। ये एग्रीमेंट बेसिकली एक तरीका था चाइना का तिब्बत इन्वेजन को लेजिटिमाइज बनाने का। उसमें लिखा था तिब्बत को ज़रूरत है चाइनीज़ मिलिट्री की वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट पावर्स को भगाने के लिए। हालांकि ऐसा कुछ कंट्रोल था नहीं किसी भी वेस्टर्न कंट्री का तिब्बत पर। एग्रीमेंट में लिखा था तिब्बत के लोग वापस मदरलैंड चाइना का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन पहले कब थे? तिब्बत तो शुरू से इंडिपेंडेंट रहा है। एग्रीमेंट में कुछ अच्छे पॉइंट्स भी थे, जैसे तिब्बत में ऑटोनॉमी बनी रहेगी, एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल और रिलीजियस सिस्टम बने रहेंगे, दलाई लामा की पोजीशन और पावर भी पहले जैसे ही रहेगी। साल 1954 में दलाई लामा को चाइना ने इनवाइट किया आने के लिए। वो वहां गए और इम्प्रेस हुए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट देखकर। वैसे ही और भी कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को चाइना ने इनवाइट किया और दिखाया कि हमसे जुड़ोगे तो ऐसे ही प्रोग्रेस मिलेगी तिब्बत को। कुछ लोगों को शक था चाइनीज़ के इंटेंशन पर बाकियों ने चाइनीज़ को धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। माओ जेडोंग मानते थे वन कंट्री, वन कल्चर, वन नेशन। डाइवर्सिटी और किसी भी रिलीजन के एकदम अगेंस्ट थे। वो री एजुकेट करना चाहते थे तिब्बत को, ताकि वहां के लोग चाइनीज वे ऑफ लिविंग सीख जाएं। उससे तिब्बत टेरिटरी को कंट्रोल में रखना आसान रहेगा। उन्होंने एक बार दलाई लामा को कह भी दिया, धर्म जहर है, इसमें 2 बड़े दोष हैं, ये नस्ल को कमज़ोर करता है और दूसरा ये देश की प्रगति को रोकता है। तिब्बत और मंगोलिया में ये जहर फैला हुआ है। दलाई लामा को यह सुनकर शॉक लगा और शक हुआ चाइना के इंटेंशंस पर। फिर 2 साल बाद 1956 में दलाई लामा इंडिया आते हैं और कुछ तिब्बतियन गुरिल्ला वॉरियर से मिलते हैं जो तिब्बत को चाइना से फ्री कराना चाहते हैं। उन्होंने चाइना के वॉर क्राइम्स के बारे में बताया कि कैसे चाइना कॉलोनाइज कर रहा था तिब्बत को। तिब्बतियन संस्थाओं को चलने नहीं दे रहे थे, लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था। ये 17 पॉइंट एग्रीमेंट्स के जो कुछ अच्छे पॉइंट्स थे उनका भी वायलेशन था। दलाई लामा ने माओ जेडोंग को कुछ लेटर लिखे कि चाइना जो कर रहा है वो सही नहीं है, ऐसे हम लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पाएंगे। माओ जेडोंग ने लेटर्स का कोई जवाब नहीं दिया। साल 1959 में चाइना ने दलाई लामा को एक स्पेशल चाइनीज डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए इनवाइट किया, पर कहा कि अपने बॉडीगार्ड्स के बिना आओ और चाइना की गाड़ी आपको ले जाएगी। ये बात तिब्बत के लोगों को पता चल गई और उन्हें लगा कि दलाई लामा किडनैप होने वाले हैं। लोगों की भीड़ दलाई लामा के महल के चारों तरफ लग गई उनको बचाने के लिए। जब दलाई लामा प्रोग्राम में नहीं पहुंचे तो चाइना गुस्सा हो गया। फिर 11 मार्च 1959 को चाइना ने अपनी फोर्सेस दलाई लामा के महल के सामने लगाना शुरू कर दी। तब उनके एक एडवाइज़र थे, द स्टेट ओरेकल। पहले 2 बार दलाई लामा के पूछने पर उन्होंने कहा था कि तिब्बत में रहकर नेगोशिएट करो, लेकिन इस बार 17 नवंबर 1959 को उन्होंने कहा कि अगर जिंदा रहना है तो आज ही रात को भाग जाओ। वो पेपर पर नक्शा बनाकर देते हैं कि दलाई लामा को कैसे और कहाँ से भागना होगा। दलाई लामा ने अपना भेष बदल लिया, काला कोट पहना और एक राइफल टांग ली। फिर अपनी माँ, बहन, छोटे भाई और कुछ टॉप ऑफिशियल्स और एडवाइजर्स के साथ लहासा से बाहर निकल गए।
जैसे ही चाइनीज गवर्नमेंट को ये पता चलता है तो वो सर्च पार्टीज और मिलिट्री प्लेन्स भेजते हैं दलाई लामा की तलाश में। चाइना तिब्बत गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर देती है। लहासा जलने लगता है। चाइना फोर्सेस की गोलियों और बमबारियों से सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। उधर दलाई लामा दिन में छुपे रहते हैं और सिर्फ रात को ही आगे बढ़ते हैं। ये उन्होंने 14 दिन तक किया इंडिया पहुंचने के लिए। उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को मैसेज भेजा कि क्या उन्हें पॉलिटिकल असाइलम मिल सकता है। पंडित नेहरू मान जाते हैं। 5th बटालियन ऑफ असम राइफल्स के जवानों को भेजा जाता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में दलाई लामा को सेफली एस्कॉर्ट करने के लिए। 31 मार्च 1959 को दलाई लामा तवांग बॉर्डर क्रॉस करते हैं और फाइनली अरुणाचल प्रदेश इंडिया पहुंच जाते हैं। इस पूरे एस्केप में अमेरिकन सीआईए का काफ़ी रोल था। चाइना की कम्युनिस्ट एक्सपेंशन पर नज़र रखने के लिए पहले से ही सीआईए के कुछ ऑफिशियल स्टेशन थे इंडिया तिब्बत बॉर्डर पर। उन्होंने ही तिब्बत के गोरिल्ला वॉरियर्स को ट्रेन किया। दलाई लामा के एस्केप के टाइम पर भी जो ग्रुप था उसमें भी कुछ सीआईए ट्रेन ऑफिशियल्स लोग थे जिन्होंने पूरे रास्ते ग्रुप को गाइड किया। दलाई लामा ने भूटान से एंट्री ना लेकर जो एक छोटा रास्ता था अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर क्रॉस किया, क्योंकि पहले से पता था कि कहाँ चाइनीज फोर्सेस मिल सकती है और कहाँ रास्ता सेफ है। दलाई लामा के एस्केप के बाद अगले 5 साल अमेरिकन सीआईए वेपन्स, ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस देती रही तिब्बतियन रेजिस्टेंस ग्रुप्स को। लेकिन जब कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है और ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं दिखी तो प्रोग्राम रुक जाता है। फिर अगले 10 साल 1965 से 1975 तक चाइना का टॉर्चर तिब्बत के लोगों पर बहुत बढ़ जाता है। उस टाइम 1 मिलियन तिब्बत के लोग मारे जाते हैं। तिब्बत के नेचुरल रिसोर्सेज को चाइना एक्सप्लॉइट करता है। तिब्बत की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पहली बार फेमिन आता है, भुखमरी फैलती है। तिब्बत चाइना का न्यूक्लियर वेस्ट डंपिंग ग्राउंड बन जाता है। कुछ लोग गोली और ओवरवर्क से मरते हैं तो कुछ भूख और बीमारी से। और उधर अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन चाइना जाते हैं 1972 में चाइना से रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और फिर उसके बाद सीआईए तिब्बतीन प्रोग्राम को पूरी तरह डिसॉल्व कर दिया जाता है। आज पूरे चाइना के कंपैरिजन में हाईएस्ट पॉवर्टी रेट तिब्बत में देखने को मिलती है। टाइम टाइम पर कुछ अपराइजिंग्स तिब्बत में देखने को मिली। वैसे ही एक अपराइजिंग थी सितंबर 1987 में, जब बहुत सारे प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस हुए और करीबन 2 साल तक चले। मांग थी तिब्बत को फ्री स्टेट बनाया जाए, ऑटोनॉमी मिले और चाइना का कंट्रोल खत्म हो। चाइना के 60,000 आर्म ट्रूप्स तिब्बत की कैपिटल लहासा में एंटर किए और प्रोटेस्ट को दबा दिया गया। वहां 13 महीनों का मार्शल लॉ लगा दिया। फॉरेन जर्नलिस्ट को तिब्बत से बैन कर दिया और न्यूज़ आउटलेट्स की रिपोर्टिंग को भी कंट्रोल किया गया। इससे एक्चुअल कैजुअलिटीज़ के बारे में कभी पता नहीं चल पाया। चाइना ने दलाई लामा की फ़ोटो को पब्लिकली डिस्प्ले करने पर भी बैन लगा दिया। ऐसे ही 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में दोबारा प्रोटेस्ट उठा, जहां 100 से ज़्यादा रिपोर्टेड तिब्बतिन लोगों की जान गई और 1000 से ऊपर लोग मिसिंग डिक्लेयर हुए। तिब्बत में हान चाइनीज़ कम्युनिटी को बसाया जाने लगा, जो चाइना की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, और ज़्यादातर लोकल गवर्नमेंट पोजीशंस भी हान चाइनीज़ को दे दी गई। लोकल तिब्बतिन कल्चर और लैंग्वेज को ख़त्म किया जाने लगा। आज भी उनके बच्चों को ज़बरदस्ती कम्युनिस्ट पार्टी में जुड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। दलाई लामा ने तिब्बत कल्चर और ट्रेडिशंस को बचाने की पूरी कोशिश की। इंडिया पहुंचने के बाद वो सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन सीटीए की शुरुआत करते हैं, जिसे तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी बोलते हैं। ये पहले 1959 में मसूरी में इस्टेब्लिश होती है। फिर अगले ही साल इसके हेडक्वार्टर्स हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला मैक्लोडगंज में शिफ्ट हो गए और तब से अब तक दलाई लामा का बेस यहीं पर है। दलाई लामा के पीछे करीबन 80,000 से 1 लाख तिब्बतियन रिफ्यूजीज इंडिया आए। इंडियन गवर्नमेंट ने इन सब को सेटल करने में मदद की। तिब्बत में पेंशन लामा सेकंड इन कमांड होता है दलाई लामा के बाद, और उन्हें अपॉइंट करने की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दलाई लामा की ही होती है। मई 1995 में दलाई लामा ने 6 साल के बच्चे को पेंशन लामा चुना। उसका नाम गेधुन चौकोई नियमा है। वो तिब्बत में रहता था। चाइना ने उसे उसके परिवार के साथ किडनैप कर लिया और उनका आज तक कोई पता नहीं है। 30 साल से यूनाइटेड नेशन और कई यूरोपियन इंटरनेशनल एजेंसीज डिमांड कर रही हैं उनके रिलीज़ की,
लेकिन अभी तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चला है। चाइना ने फिर अपना पेंशन लामा अपॉइंट किया, ग्याइन कैन नॉर्बू, जिसे दलाई लामा ने रिजेक्ट कर दिया। दलाई लामा की उम्र अभी 90 साल की हो गई है। 2 जुलाई 2025 में दलाई लामा ने अनाउंस किया कि सिर्फ गंडेन फोद्रंग ट्रस्ट अगले दलाई लामा को चूज और अपॉइंट कर सकता है और कोई भी दलाई लामा को अपॉइंट नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग चाइनीज गवर्नमेंट। ये बात चाइनीज गवर्नमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आई।